ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जैसा मैंने बताया था पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रोलिसिस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कर चुके हैं, अब चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आप सबको पता ही है कि जो दो हाफ सेल से मिलेगी और इसमें जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो वो कैसे होती है उसके लिए हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा। इवन हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं? 1 मोलर तो होना चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। तो जो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, इसको मेजर कैसे किया जाता था? हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, लाइक जिंक लिया, जिंक को उसी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया है और फिर इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़ देते थे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा लिया था? रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है जिसकी पहले से ही हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पता हो। और हमने कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया था? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाज यूज्ड एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी थी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी थी? दैट वाज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 वोल्ट थी, 0.00 वोल्ट। ठीक है, ये हमने लिया था। तो इसको रेफरेंस लेके हमने सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाली थी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज निकाली उन सब को, चाहे वो ऑक्सीडेशन जैसा बिहेवियर शो कर रहा था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था या इलेक्ट्रॉन ले रहा था, मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी इसकी। तो दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने किसमें यूज किया था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की फॉर्म में। और सारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो थी वो हमने एक सीरीज में अरेंज की थी, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में की थी, चाहे वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। और उस अरेंजमेंट को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला था। उसकी एप्लीकेशंस हमने कर ली थी और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो याद होगा एक लास्ट जो था जो क्वेश्चन था, तो उसका जो आंसर मैच नहीं होने की वजह मैंने पहले भी बताया था कि उसमें टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी। तो आप लोग अगर उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है अभी भी, तो आप लोग क्या करना, उसमें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या था, बट आप लोग जो उसमें एक शायद स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी थी -1.51 आई थिंक सो। तो -1.51 वोल्ट की बजाय उसको पॉजिटिव यूज करना है, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो रही थी। वो जब हम लोगों ने वो क्वेश्चंस लिखे थे तो उसमें माइनस की बजाय वो पॉजिटिव लिखना था। ठीक है, वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, बाकी सब ठीक था, आपका आंसर मैच हो जाएगा। हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाला था, जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आए उनमें उन इलेक्ट्रोड को यूज करके हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई। जैसे एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया, दोनों को जोड़ दिया और हमने क्या निकाल लिया? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमने कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है, जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इस वीडियो में मैं जो आज कंप्लीट करवाऊंगा ताकि फिर हम लोग न्यूमेरिकल कर पाए इस पे बेस्ड। तो क्या है आज का जो टॉपिक है? क्या, अगर आप लोग एक चीज देखो पहले टॉपिक को समझने से पहले, कि 1 मोलर जिंक सल्फेट हमने लिया, ऐसे समझ लें जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। अगर मान लो मैं इसको 1 मोलर की बजाय 2 मोलर कर दूं तो भी आप लोग कहोगे क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं सर, स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? यू विल कॉल इट ओनली द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मैं कंसंट्रेशन या टेम्परेचर बदल दूं, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस बदल दूं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। समझ गए? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उससे आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी नहीं आएगा,
आपका सिर्फ सेल पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं आएगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर दूं और टेम्परेचर चेंज कर दूं तो सेल पोटेंशियल पे क्या चेंज आएगा, और कह सकते हो कि कैसे सेल पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। कि आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो सेल पोटेंशियल पे क्या चेंज आएगा। तो वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन सेल पोटेंशियल, ठीक है। एंड दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द नर्स्ट, वाल्टर नर्स्ट ने ये एक्सप्लेन किया था इसलिए, और उसने एक इक्वेशन प्रपोज की थी जिसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, होपफुली क्लियर हो गया होगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं मिटा देता हूं इस पार्ट को। ओके, तो क्या है द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर on electrode potential और इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे भी या फिर सेल के पोटेंशियल पे, और की बजाय मैं एंड लिख देता हूं इसको, एंड सेल पोटेंशियल वाज explained by वाल्टर नर्स्ट ने ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये इसका जो क्वांटिटेटिव के कितना चेंज आएगा, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो कितना सेल पोटेंशियल पे चेंज आएगा, उसका क्वांटिटी कितनी बदलेगी, उसको एक्सप्लेन किया था नर्स्ट ने इन फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट explained the quantitative effect of concentration and temperature on cell potential. So Nernst explained the quantitative effect of concentration and temperature on cell potential by providing, उसने क्या प्रोवाइड की थी, by providing Nernst equation। उसने Nernst equation को हम लोगों को दिया हुआ है कि आप Nernst equation यूज करके क्या निकाल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर किसके ऊपर, सेल पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने एक्सप्लेन किया था, क्लियर। तो अब मैं कुछ चीजें आगे मैं नर्स्ट इक्वेशन यूज करूं, इसका डेरिवेशन है पूरा का पूरा, पर डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो मैं उस बात पे भी नहीं जाऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं थोड़ा बहुत तो 100% एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आया कहां से है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो समझते हैं, कैसे समझें, 2-3 बातें आपको याद रखनी है नर्स्ट इक्वेशन के लिए। सबसे पहले, अगर ये है मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किससे बनी हुई है, एक तो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक है रिडक्शन हाफ सेल। ये हमेशा याद रखना, और मैं इसको मैक्सिमम टाइम पे रब नहीं करूंगा, मैं बनाए रखूंगा। ये एनोड है और ये कैथोड है। यू नो वेरी वेल, राइट हैंड साइड में रिडक्शन हाफ सेल, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मैं अपनी जो सबसे कॉमन सेल है वही ले लेता हूं, कौन सी है, गैल्वेनिक सेल। तो ये ले लिया मैंने जिंक, और ये ले लिया है जिंक सल्फेट, ठीक है। यहां पे ले लिया है, दिस इज कॉपर सल्फेट। मैं कंडीशन बताऊंगा आप लोगों को। जनरली स्टूडेंट्स डायरेक्ट नर्स्ट इक्वेशन को रट्टा मार लेते हैं, पर उससे उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये बातें जाननी चाहिए। ओके, इसको बार से तो जोड़ देते हैं, या तो लोड से जोड़ दो, नहीं और ईएमएफ मेजर करना है तो आप पोटेंशियोमीटर या फिर
वोल्ट मीटर से जोड़ सकते हो। डिफरेंस क्या है दोनों में आप सबको पता है। ये है साल्ट ब्रिज, बन गई सेल पोटेंशियल, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में क्या रिएक्शन होगी, जिंक से जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन ऑफ सेल में कॉपर का रिडक्शन होगा। यू नो वेरी वेल, ये तो रिएक्शन आपको याद हो ही गई होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और साल्ट ब्रिज का काम क्या है, आयंस के फ्लो में हेल्प करना, सर्किट को पूरा कर देगा, ठीक है। अब समझते हैं अब होगा क्या। अब क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूं ताकि बाद में मैं मिटा दूं इसको। अब क्या करते हैं, यहां से हम लोगों ने बाहर से एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से या सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया। मैंने मान लो कि बाहर बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये अपोजिंग ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, ई अपोजिंग, दिस इज द अपोजिंग ईएमएफ। अपोजिंग ईएमएफ में क्या होगा, यहां से उल्टा पोटेंशियल देना शुरू कर दो भाई। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे थे, ये उल्टा पोटेंशियल दे रहा है, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते जाएंगे, इसको पहले जा रहे थे लेफ्ट टू राइट, अब कहां चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और धीरे 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 क्या होने लगेगी, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब ना तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे ना यहां से यहां जाएंगे, जब सेल का पोटेंशियल, जब अपोजिंग ईएमएफ का पोटेंशियल या अपोजिंग पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, सेल पोटेंशियल, तो नो नेट फ्लो, ठीक है। उल्टी प्रोसेस कर रहा है, अपोज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, मैं बाहर से पोटेंशियल दे रहा हूं, याद होगा ना, हमने ऐसे ही पोटेंशियल मेजर किया था, सेल पोटेंशियल मेजर किया था। अब चेक करते हैं, हमने क्या किया, अपोजिंग ईएमएफ को बढ़ा दिया, अपोजिंग ईएमएफ इज ग्रेटर देन सेल पोटेंशियल, तो क्या होगा, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, पहले यहां से यहां जा रहे थे, अब यहां से यहां आ रहे हैं, या इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उल्टी प्रोसेस शुरू होगी। तो अब क्या होने लग जाएगा, जिंक पे तो क्या हो गया, रिडक्शन, जिंक पे तो हो गया रिडक्शन, और कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, प्रोसेस उल्टी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जिस इलेक्ट्रोड पे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था उस पे अब रिडक्शन होने लग गया, जिस पे रिडक्शन हो रहा था उसी पे ऑक्सीडेशन होने लग गया। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को क्या बोलते हैं, जिन पे रिडक्शन भी हो जाए और जिन पे ऑक्सीडेशन भी हो जाए, मतलब वही मेटल रिडक्शन में भी यूज हो रही है और ऑक्सीडेशन में भी यूज हो रही है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को बोलते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। तो ये कैसे हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, क्लियर है। ये दोनों के दोनों रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स हैं। जब हमने अपोजिंग ईएमएफ किया, आप लोग जान लें कि ये प्रोसेस जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दें और तब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगी क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस है। पर आप लोग देखें कि ये प्रोसेस अगर हुई है, इसका मतलब ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, और इस सेल को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल। तो जिस सेल के अंदर रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स यूज हों उनको बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल सेल्स। तो याद रहे, नर्स्ट इक्वेशन, ये नोट में लिख लेना, नर्स्ट इक्वेशन इज एप्लीकेबल for reversible electrochemical cells, reversible electrochemical cells। ये आपका कंसेप्ट है, ये हमेशा याद रखना। नर्स्ट इक्वेशन इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में अप्लाई नहीं होगी। समझ के मैं आ गई बात, ओके। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं नर्स्ट इक्वेशन। मुझे ये 2-3 बातें आपको बतानी थी, मैंने शायद क्लियर कर दिया आपको। अब मैं बात करता हूँ नर्स्ट इक्वेशन पे। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि भाई वीडियोस, जब भी मेरे वीडियोस देखें, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े लेंथी वीडियोस हो जाते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करने में टाइम तो लगेगा। मैं और भी ज़्यादा डिटेल करवा सकता हूँ, बट मेरा इतने से ही काम चल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो नर्स्ट से पहले अकॉर्डिंग टू
लेट वी हैव, पहले तो ये लेते हैं, लेट वी हैव अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल होनी चाहिए तो ही नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई होगी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन ले ली, ए बी बी गिव्स सी प्लस डी, और ये वापस रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ए और बी में, तो ही ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये क्या किया था, अकॉर्डिंग टू, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी भाई, वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वांट ऑफ ने एक आइसोथर्म इक्वेशन दी है टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, और वो क्या थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, उन्होंने ली थी एक्टिविटी, मैं बाद में लिखवा दूंगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो किसी वेरिएबल के आगे लगते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है, और ए के आगे फिर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, उनकी पावर है। ये रिलेशन दी थी किसने, वांट हॉफ ने, इसको बोला जाता है वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन। क्लियर है, होपफुली इसमें कुछ मुश्किल है भी नहीं। अब क्या करेंगे, डेल्टा जी किसके बराबर है ये आपको याद रखनी है। मैं नेचुरल लॉग को भी लिख देता हूं, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये नेचुरल लॉग, इसका बेस होता है एक्सपोनेंट और इसका बेस होता है 10। तो मैंने ln लिख दिया, आप लोग इसको ऑब्वियस माने, ln मींस नेचुरल लॉग, इसका बेस ही है, और log लिखा तो इसका बेस 10 है। तो मैं यहां से लिख देता हूं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी 2.303 आर टी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power their stoichiometric coefficients। बस ये लिखना है जी, बाकी सारी बातें शायद ये बस ये इक्वेशन याद रखें। आपको ये भी याद नहीं रखनी है, आपको तो फाइनल इक्वेशन याद रखनी है, डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। ये भी डिराइव कैसे हुई है, ये केमिकल पोटेंशियल से आई है, बट केमिकल पोटेंशियल का कंसेप्ट आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ा है, वो पढ़ा क्योंकि वो आप लोगों के स्टैंडर्ड में नहीं आता है अभी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब क्या करें, अब मैं सारी पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। ये याद रहे रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज हुई थी, और इसी को यूज करते हुए नर्स्ट ने एक इक्वेशन निकाली थी। अब मैं वही बताने जा रहा हूं, ये रिवर्सिबल नहीं है तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी, याद रहे। ओके, यहां पर डेल्टा जी क्या है, इट इज द फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज, किसी भी प्रोसेस के ड्यूरिंग जो फ्री एनर्जी चेंज है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। आर इज व्हाट, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल को कुलाम्ब वोल्ट में भी लिख सकते हो आप, 8.314 कुलाम्ब वोल्ट पर मोल पर केल्विन। बहुत सारी वैल्यूज है, मैं एक ही वैल्यू यूज करूंगा। T इज द टेम्परेचर, T टेम्परेचर है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने यहां पे लिखी हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या दिखाती हैं, यहां नीचे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन। ये आपको याद रहे, generally concentration, in place of concentration activity is used। आप लोग कंसंट्रेशन ना लेके क्या यूज
करना चाहिए एक्टिविटी, बट आप लोगों के सिलेबस में एक्टिविटी इंक्लूडेड नहीं है, पर फिर भी मैं बता दूं इतना तो आपको पता होना ही होना चाहिए। अपोजिंग ईएमएफ मुझे चाहिएगा नहीं, ये सारी बातें मुझे चाहिएंगी। तो क्या है, व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी, मान लो एक्टिविटी को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। एक्टिविटी क्या होती है? जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट को डाला किसी सॉल्वेंट में, आपने सोचा कि वो बन गया 2 मोलर, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी 2 मोलर, पर असल में जो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, जो किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी, वो 2 मोलर नहीं है, दैट इज लेसर देन 2 मोलर, वो 2 मोलर से कम है। समझ गए? तो वो जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, वो होती है एक्टिविटी। जैसे मैंने यहां लिखा 1 मोलर, पर असल में ये 1 मोलर से कम है। तो ये जो पार्टिसिपेट करेगी किसी प्रोसेस में, तो वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन or electrolyte in electrolytic solution is known as activity। उसको बोला जाता है जी एक्टिविटी। तो ये है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी किसके बराबर होती है? एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जो मोलैलिटी है इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, मैं जैसे मोलर कह रहा हूं, मोलर इज आल्सो अ कंसंट्रेशन टर्म, बट जनरली एक्टिविटी को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? मोलैलिटी की फॉर्म में। तो ये मोलैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो गामा इंटू एम, तो गामा इज नथिंग बट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम है क्या? एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है, तो इसको एक्टिविटी कोफिशिएंट बोला जाता है। तो ये है एक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू मोलैलिटी, ये मोलैलिटी के बराबर नहीं है, ये मोलैलिटी से थोड़ी सी कम आएगी, मतलब कंसंट्रेशन से थोड़ी कम आएगी। समझ गए? तो जो यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो है क्या? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ठीक है, N by V दैट इज मोलैरिटी। मैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मोलैरिटी यूज करूंगा, इसलिए मोल पर लीटर। क्लियर है? तो ये कंसंट्रेशन है भाई, ऊपर प्रोडक्ट की नीचे रिएक्टेंट की। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां से अब आगे शुरू करता हूं, और एक पॉइंट क्लियर है, एज डेल्टा जी किसके बराबर होता है? इज द नेगेटिव यूजफुल वर्क डन। यही होगा, डेल्टा जी किसके बराबर होता है? यूजफुल वर्क डन। करके बताऊं या पता है? पता होगा, होपफुली सबको आइडिया होगा। थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को यूज करके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हुए, वर्क डन बाय द सिस्टम को यूज करते हुए, यू विल गेट दिस वैल्यू, यूजफुल वर्क डन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूजफुल वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर है? यूजफुल समझो, जैसे कि मैंने शायद पीछे भी बताया था, अगर मैं कहूं कि मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया पंखा ठीक करने के लिए, वो आया, आके पंखा उतारा, पंखे को चेक किया और पंखा वापस लगाया, बट पंखा ठीक नहीं हुआ, तो दिस इज यूजफुल और नॉन यूजफुल वर्क डन? काम तो हुआ बट नॉन यूजफुल। मैंने कहा एक बच्चे को उठो और स्विच ऑन करो, वो वहां से यहां तक आया, नॉन यूजफुल वर्क डन। लेकिन जैसे ही पंखा स्विच ऑन किया, तो वो पंखा स्विच ऑन करने में जितना काम लगा, जितना वर्क उसने किया, दैट इज यूजफुल वर्क डन। ठीक है, तो ये है यूजफुल वर्क डन। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूजफुल वर्क डन क्या है? इज द इलेक्ट्रिसिटी। इसका तो काम क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो वर्क डन कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल जो काम करेगा, जितना काम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होगा, वही यूजफुल वर्क। और ये किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये है भाई। अब चार्ज सबको पता है, अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूं तो वो 1 फैराड चार्ज जनरेट करेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1 फैराड।
ठीक है, तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, पता चला इसमें n इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, तो कितना चार्ज जनरेट होगा, तो इट विल बी n फेराड, तो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, थोड़ा सा एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इज NF और पोटेंशियल है E ऑफ सेल, E ऑफ सेल, दिस इज द सेल पोटेंशियल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा, यू नो वेरी वेल। तो क्या हो गया भाई, यूजफुल वर्क डन NFE ऑफ सेल, तो डेल्टा G किसके बराबर हो गया, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE ऑफ सेल, यही हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। एज डेल्टा G इज नेगेटिव यूजफुल वर्क डन, और यूजफुल वर्क डन इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना है, चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल। तो इसी तरीके से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस या जब आप लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स मेजर करते हो, तो डेल्टा G नॉट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस NFE नॉट ऑफ सेल, दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो डेल्टा G नॉट दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो डेल्टा G की जगह पे क्या, माइनस NFE ऑफ सेल, डेल्टा G नॉट की जगह पे माइनस NFE नॉट ऑफ सेल, यही हो जाएगा। अब दोनों को पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग विद द माइनस साइन, मिटा दे भाई अब इसको, तो क्या बन जाएगा, NFE, इसी में कर देता हूं, माइनस से माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, इट विल बी माइनस, क्लियर। तो क्या बन गया, अब क्या करो, थोरोली इसको NF से डिवाइड कर दो, इसको भी NF से, इसको भी NF से, इसको भी NF से, तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log of concentration of C product divided by the concentration of reactants. So this is the Nernst equation. तो आप लोग देखें, what is CE of cell? This is cell potential. E naught of cell is standard cell potential. तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ेगी, वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तो नेगेटिव में बढ़ रही है, अगर नेगेटिव में बढ़ी इसका मतलब सेल पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली गई, क्लियर है। तो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्लेन। अगर ये 1 ले लें तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, तो E ऑफ सेल किसके बराबर आ गया, E नॉट ऑफ सेल। सो दिस इज कॉल्ड द नर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या बोला जाता है, नर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। होपफुली इसमें कोई भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है सेल पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर और दिस इज कंसंट्रेशन, किसके ऊपर, सेल पोटेंशियल पे। तो ये जैसे ही आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे या टेम्परेचर बदलोगे, बच्चों ध्यान से समझो, तो वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से उसकी वैल्यू डेविएट हो जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्लियर है। तो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्लेन द नर्स्ट इक्वेशन। तो और तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। हाँ, एक बात और बताता हूं, ज्यादातर मैं फिर कह दूं एक्टिविटी, हायर क्लासेस में आप यहाँ पे एक्टिविटी ही लेंगे। ओके, तो मैं और थोड़ा सा बताता हूं। व्हेन T इज इक्वल टू 298 केल्विन, हम टेम्परेचर नहीं बदल रहे, हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन बदल रहे हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन रखते हैं। तो E ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा, E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303, R की वैल्यू भी रख देता हूं 8.314 कूलाम्ब वोल्ट पर मोल। ओके, तो जूल पर मोल था ना, वो पर मोल पर केल्विन था, आया हुआ था, याद होगा। R की वैल्यू इज इक्वल टू PV बाय NT, PV इज इक्वल टू nRT था ना, R की वैल्यू है, PV इज नथिंग बट द वर्क डन, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, जूल को हम कूलाम्ब वोल्ट भी लिख सकते हैं। ओके, टेम्परेचर कितना हो गया जी, 298 केल्विन ले रहे हैं। N इंटू फेराडेज कॉन्स्टेंट कितना, 96,500 कूलाम्स। ओके, मैं हर एक की यूनिट भी लिखता हूँ, 8.31 कूलाम्ब वोल्ट पर मोल पर केल्विन। ओके, फिर था टेम्परेचर इज इंटू 298 केल्विन
एंड दिस इज इन कुलाम्स। तो कुलाम से कुलाम कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी वैल्यूज, एंड 2.303 एंड log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C raised to the power C D raised to the power D, ठीक है, डिवाइडेड बाय A raised to the power A एंड B raised to the power B। ये जस्ट आगे है, मैंने ये वैल्यूज पूरी रखी है। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 0.0591 divided by n into log of concentration of C raised to the power C, D raised to the power D, A raised to the power A and B raised to the power B. So this is the cell potential at 298 Kelvin. 298 केल्विन पे ये नास्ट इक्वेशन लगा देना, और टेम्परेचर कोई और हो तो आप लोग ये इक्वेशन लगाना। n is what? n is the number of electrons involved in electrochemical reaction। जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और रिडक्शन हाफ सेल वाला कितने ले रहा है, मतलब दोनों के जोड़ के नहीं, क्योंकि जितने ये देगा उतने ये ले लेगा, है कि नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जा रहे हैं, दैट इज नोन एज दी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, वो n से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है? होपफुली इसमें आपको सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अगर मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं और थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत बातें हैं जो आपको जाननी है, जो मैं अभी लिखूंगा और आपको नास्ट इक्वेशन बनानी है, पर उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, टू फॉर्मुलेट नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन को डिजाइन करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने पहली सेल ली, यही वाली सेल ले रहा हूं, लाइक हमने ले ली है कौन सी, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या डेनियल सेल इसको बोलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक आयन साल्ट ब्रिज, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन C1 ले लेते हैं, और फिर ले लिया कॉपर आयन, C2 कंसंट्रेशन ले ली, एंड दिस इज कॉपर, ये सेल है, ठीक है। तो अलग अलग कंसंट्रेशन दे दी गई है, और अब आपसे पूछा गया है कि इसकी आप नास्ट इक्वेशन लिखो। तो उसके लिए पहले आपको एक रिवर्सिबल सेल बनानी पड़ेगी। तो ये रिवर्सिबल है, हमें पता है। तो क्या बनेगी, ये बनेगी जिंक से, आप लोगों को हमेशा ऐसे ही बनानी है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज दी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। फिर कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को जोड़ दो दोनों, 2 से 2 कट जाना चाहिए, बराबर इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। ये है ओवरऑल रिएक्शन जो आप लोगों ने यहां से देखी। अब इसके लिए मुझे निकालना है क्या, इसका सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब सेल पोटेंशियल एक तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 ये ले रहा है, तो 2F log ऑफ, ऊपर क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एक हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यही है। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक और तरीके से भी बताऊंगा, बट पहले ये जान ले, ठीक है। अब क्या किया, यहां से देखो, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, दिस इज अ प्योर सॉलिड, दिस इज प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, दैट डज नॉट चेंज, वो चेंज ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या, इसका कोई इफेक्ट नहीं आना किसके ऊपर, सेल पोटेंशियल के ऊपर। तो इसको ले लें 1। इसी तरीके के कंसंट्रेशन ऑफ जिंक ले लिया, तो ये भी प्योर सॉलिड ही है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1। तो हमेशा आपको जो आयनिक फॉर्म में मिलेंगे
जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर एक्वस आयंस हैं, जो हाइड्रेटेड आयंस हैं, जिनके चारों तरफ वाटर की लेयर है, वही आपने लेने हैं। तो ये जिंक की भी 1 होगी और कॉपर की भी 1 होगी, तो इसको छोड़ देते हैं। तो क्या इक्वेशन बन गई भाई इसकी? जिंक बाय कॉपर। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द सेल पोटेंशियल फॉर इट। इसकी लास्ट इक्वेशन आ गई। तो कंसंट्रेशन जिंक आयन की कितनी है? C1, दिस इज C1, और कॉपर आयन की कितनी है? C2, तो बाय C2। ठीक है, अगर आप यहां पे साइन बदल देते हैं, इफ यू चेंज दी साइन, तो क्या होगा? ये साइन बदलते ही माइनस से प्लस, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तो ये भी याद रहे बच्चों, क्योंकि कई बार ऐसा भी एग्जामिनर ने एक बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इनमें से कौन सी जो लास्ट इक्वेशन है वो इनकरेक्ट है। तो ये भी एक फॉर्म हो सकती है 2.303 RT बाय 2F log ऑफ C2 बाय C1। आपने क्या किया? C2 बाय C1 कर दिया। अगर उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो ये भी लास्ट इक्वेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये तो जस्ट आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। क्लियर है? ओके, एक और इक्वेशन करके देखते हैं। आप लोग खुद से भी कमेंट में डालते चले जाएं। जैसे जिंक से जिंक आयन था, प्लस यहां पर ले लेता हूं मैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम। ठीक है, ये ले लिया जी हमने। अब ये है मेरे पास C2 कंसंट्रेशन। क्लियर? अब चेक करते हैं क्या रहेगा। जिंक से जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, करेक्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल देखते हैं। Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम, हो गया रिडक्शन ऑफ सेल। अब दोनों को क्या जोड़ सकते हो क्या ऐसे ही? तो तुम कहोगे नहीं सर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? इंटू 3, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? इंटू 2। तो ये तो 6 हो जाएगा, फिर ये भी 6 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 3 जिंक प्लस 2 Al3 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव, कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 2 एल्यूमिनियम। करेक्ट हो गया। अब इसकी लास्ट इक्वेशन लिखते हैं। E ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N हेयर। जैसे ही 3 से गुना किया तो ये कितना हो गया? 6, और ये भी कितना हो गया? 6। तो क्या वैल्यू आई N की? द वैल्यू ऑफ N हेयर इज 6। ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ये देगा तभी तो वो 6 लेगा। अगर ये 2 दे रहा है तो क्या वो 3 ले सकता है क्या? तो दोनों बराबर नंबर कब आएगा? जब वो 6 होगा। तो इसका मतलब N की वैल्यू आ गई 6 log ऑफ। अब देखते हैं भाई क्या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एल्यूमिनियम तो सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस आयंस हो गए। तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन की पावर कितनी लिख दूं जी? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है 3, डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम आयन की पावर क्या लिख दूं? बाय रेज टू द पावर 2। हो गया। अब जिंक की कंसंट्रेशन कितनी थी? जिंक की कंसंट्रेशन है C1, तो C1 का क्यूब, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2 का स्क्वायर। बस वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में? होपफुली बहुत सिंपल है। क्लियर? सो दिस इज द वे यू कैन फॉर्मुलेट द लास्ट इक्वेशन। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, और उसके अलावा ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है ये पता होना चाहिए। इक्वेशन बन गई। जैसे कि अभी हमने क्या बनाई थी, क्या इक्वेशन बनाई थी, अभी चेक करें तो अभी मैं एक्चुअल में एक और तरीके से भी बनाता हूं, पहले आप लोगों को याद रही कि नहीं? मैंने बताया ऊपर प्रोडक्ट आएंगे, नीचे रिएक्टेंट, याद रहे, बार बार कह रहा हूं। एक और एग्जांपल ले रहा हूं। यस, हाँ मुझे ध्यान आ गया। हम लोग ले लेते हैं जिंक से जिंक आयन, और ये ले लिया फेरिक आयन से फेरस आयन, ये ले लिया है। ठीक है, कंसंट्रेशन भी अलग अलग है, ऐसे समझते हैं। तो जिंक से जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, करेक्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, और यहां पर ये इक्वेशन लिख रहा हूं, रिडक्शन ऑफ सेल। फेरिक आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स फेरस आयन। दिस इज व्हाट? दिस इज द रिडक्शन ऑफ सेल। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसी बात पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो यहां से अब क्या करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 2 2 बराबर हो जाएंगे।
तो क्या बनेगा, जिंक प्लस 2Fe3 पॉजिटिव गिव्स व्हाट, जिंक आयन प्लस 2Fe2 पॉजिटिव, यही हो जाएगा। अब चेक करो, ई ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय क्या वैल्यू है एन की, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 2 ही यहाँ पे बनेंगे, तो एन की वैल्यू आ गई 2। अब लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, अगर नेगेटिव साइन है तो प्रोडक्ट क्या क्या है, जिंक आयन, ये भी हाइड्रेटेड रहेगा या एक्वस आयंस रहेंगे, और ये क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या फेरस आयन को मैं नेग्लेक्ट कर सकता था क्या, तो तुम कहोगे नहीं सर ये हाइड्रेटेड है, तो ये प्योर सॉलिड नहीं है, प्योर लिक्विड नहीं है, और इसलिए इसको हम लोग क्या ले लेंगे, फेरस आयन का स्क्वायर, तो ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय फेरिक आयन का स्क्वायर। क्लियर, तो अब सारे ये आयंस आएंगे, इतने सारे, क्लियर है। तो आपको प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को उनकी पावर लिखनी है, तभी आप सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है। सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल पोटेंशियल। अब मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ, आपके किताब में उल्टा दिया हुआ है, पहले उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है फिर सेल पोटेंशियल, ऐसा नहीं है, पहले सेल पोटेंशियल जानते हैं फिर आप इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जानोगे। तो क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड, अब सेल नहीं, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ठीक है। अब सेम यही चीज इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय, किसने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन्ड बाय नर्स्ट, नर्स्ट ने एक्सप्लेन किया था। एप्लीकेबल टू, किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स ओनली, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स ओनली, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट इस पे ज्यादा फोकस करते नहीं, बट इसका एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो मैं बताऊंगा क्या है। तो एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, अब देखते हैं ये क्या है, ये सारी की सारी चीज याद रहे। टू एक्सप्रेस दी नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए always write the reduction half reaction, reduction half reaction, आपको हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन नहीं लिखनी है, ठीक है। आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि याद रहे, जब भी आप लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे वो हमेशा किस पे लगेगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन पे लगेगी, ठीक है। चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो, चाहे वो रिडक्शन हाफ सेल हो, लिखोगे आप रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। ओनली देन यू विल अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर हैविंग Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, मेटल, ये देखिए। अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन है, अब ये रिडक्शन हाफ ही लिखी मैंने, पर ये हो सकता असल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती, पर आपको फिर किस में कन्वर्ट करनी पड़ी थी, ये करनी पड़ेगी रिडक्शन हाफ में। तो E ऑफ Mn पॉजिटिव टू M, यही रिडक्शन हो रहा है ना, मेटल आयन से मेटल में, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव M माइनस 2.303 RT बाय NF log ऑफ, क्या लिखते हैं ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Mn पॉजिटिव रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का एक एक है, इसलिए एक लिख दें। तो यहां पर जो मेटल है, मेटल इज इक्वल टू, दिस इज सॉलिड इन स्टेट, और इसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या ले लेते हैं, 1। वैसे इट इज अ कांस्टेंट, पर हम वो कांस्टेंट कितना ले लेते हैं, 1। तो क्या बन जाएगी आपके पास नर्स्ट इक्वेशन, इसको 1 लिख दिया तो इट विल बी 1। सो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये है नर्स्ट इक्वेशन जो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें आगे और एक चीज देखते हैं।
फिर से रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड पे अप्लाई होगी, रिडक्शन हाफ लिखना है आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दे दिया भाई, जिंक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अब इस पे नास्ट इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? तो तुम देखोगे कि हाँ सर ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड लग सकती है, पर ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो इसको क्या करेंगे, पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कर दिया, पहला काम थी तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेकिन इसको पहले किस में कन्वर्ट कर दिया, रिडक्शन हाफ सेल में। तो E ऑफ जिंक आयन टू जिंक इज इक्वल टू E नॉट ऑफ, ये हम लोग निकाल चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये वैल्यूज है -0.76 वोल्ट माइनस 2.303 RT बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, N की वैल्यू क्या है 2F log ऑफ प्रोडक्ट ऊपर बाय द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। हो गया कि नहीं हो गया, जिंक सल्फेट यहां लिख दे, हो गया। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, तो आप लोग कहोगे सर जिंक की कंसंट्रेशन यूनिटी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कॉपर का ले लो। तो कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब ये तो रिडक्शन ऑफ सेल ही थी और रिडक्शन रिएक्शन ही है, तो डायरेक्ट लिखेंगे E ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस 2.303 RT बाय 2F log ऑफ 1 बाय, आप लोग चाहें तो पहले कॉपर लिख लें, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ये सॉलिड स्टेट में है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या लेंगे 1। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, आगे समझ में, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी भी पता है, याद है कॉपर की प्लस 0.34 वोल्ट, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो आगे ना, अब अगर मुझे कहा जाए इसका सेल पोटेंशियल निकालो, इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट अगर वो कहे कि इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाओ, तो सेल पोटेंशियल कैसे आएगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। वो स्टैंडर्ड नहीं कह रहा है, अब जब कंसंट्रेशन बदल दी गई है तो वो कह रहा है, तो क्या होगा, E ऑफ सेल निकालना है, तो बता सकते हो इसमें कैथोड कौन है, तो आप लोगों का सीधा आंसर है सर कॉपर है कैथोड। तो इसकी इक्वेशन लिखो E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आप उससे ही डायरेक्ट लिखे इवन, पर मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग समझ भी लें ये हुआ क्या है। 2.303 RT बाय 2F माइनस माइनस, अब किसका, कैथोड माइनस एनोड कौन है, जिंक है, तो जिंक की वैल्यू लिख दें। अच्छा एक चीज तो छूटी गई इसमें, 2.303 log ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अच्छा अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो भाई, इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव रेज टू द पावर -1। आप सबको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, log ऑफ a की पावर x, तो x आगे आ जाएगा x log ऑफ a, ठीक है, यही हो जाएगा ना। तो ये माइनस को आगे ले आओ, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस ही लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी मेरे लिए आसान हो जाए। Cu2 पॉजिटिव माइनस E नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक माइनस 2.303, इसको भी ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जिंक आयन रेज टू द पावर -1 आगे, तो ये क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया, ठीक है। E नॉट प्लस 2.303 RT बाय 2F log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, ठीक है जी। आप लोग इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, मैं मिटा देता हूं जी इसको, अब तो वो भी मिटा सकते हैं। E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E नॉट ऑफ, इसको आगे ले आओ, E नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक, ठीक है। अब क्या बचा है, प्लस 2.303 RT बाय 2F log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, यही हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो माइनस क्या हो जाएगा,
-2.303 RT बाय, ये पॉजिटिव ही था ना, -2.303 RT बाय 2F log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना, समझ रहे होगे? अगर मान लो कि कॉपर आयन माइनस log ऑफ जिंक आयन, व्हाट इज इट? E नॉट ऑफ सेल इज, दिस इज E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड हो गया। तो E ऑफ सेल किसके बराबर आ गया? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड क्या हो गया? E नॉट ऑफ सेल लिख देता हूं यहां पे, प्लस 2.303 RT बाय 2F कॉमन ले लिया, log ऑफ Cu2 पॉजिटिव माइनस log ऑफ Zn2 पॉजिटिव, यही होगा। log ऑफ A माइनस B किसके बराबर होता है? log ऑफ A माइनस B, log ऑफ A माइनस log ऑफ B इज इक्वल टू log ऑफ A बाई B होता है। तो कर दो भाई, वैल्यू पुट ही करनी है। तो क्या बनेगा? E नॉट ऑफ सेल प्लस 2.303 RT बाय 2F log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज E ऑफ सेल। तो ये आपके पास आ गई नस्ट इक्वेशन। अगर पॉजिटिव साइन है तो रिएक्टेंट ऊपर है, और अगर नेगेटिव साइन है तो प्रोडक्ट ऊपर है। समझ गए? आप नेगेटिव साइन लिखोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे नेगेटिव साइन करो, तो नेगेटिव साइन में जिंक आयन आ जाएगा ऊपर। सिंपल लॉ है, मैं बता देता हूं कैसे आया है। Cu2 पॉजिटिव ओके, मिटा देता हूं भाई इसको। क्या बनेगा? आप समझो इस चीज को ऐसे, log ऑफ A बाय B, यही है। अब क्या करते हैं? B को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? log ऑफ B की पावर -1, A को नीचे ले जाते हैं तो A की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या कॉमन हो गया इसमें? -1 हो गया। अब इस माइनस को आगे ले आओ, माइनस इंटू log ऑफ B बाय A, तो A बाय B log ऑफ A बाय B ही माइनस log ऑफ B बाय A है। समझ गए? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये जिंक आयन ऊपर और कॉपर आयन नीचे, तो log के आगे का जो साइन है वो बदल जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द नस्ट इक्वेशन, क्योंकि यही मैंने लिखी थी, याद होगा। जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की ना तो आपको जरूरत है, और मैक्सिमम है जितना मैंने बता दिया। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, अगर यहां पे नेगेटिव साइन आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाल के मैंने सेल पोटेंशियल निकालना भी आपको सिखा दिया है। ओके, चलते हैं आगे। थोड़ा सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन अब मैं डिराइव करने जा रहा हूं, वो है क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन टर्म्स ऑफ pH, इन टर्म्स ऑफ pH की टर्म में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब हम लोग एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम भी आना चाहिए इसके लिए, तो ही ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये लिया हमने, कितना लिया था? अगर इसको स्टैंडर्ड तो लेते तो कितना लेते? 1 मोलर HCl लेते थे, याद होगा, 1 मोलर HCl। पर कोई जरूरी नहीं है, 1 मोलर के अलावा भी हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन हमने किस पे पास की है? 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार प्रेशर पे। दिस इज प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, यही है ना। अब क्या किया मैंने? ये कंसंट्रेशन को दी बदल, कोई और वैल्यू आएगी। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कितनी थी? 0.0 वोल्ट। ठीक है, यही थी। अब चेक करते हैं भाई। तो पहले तो समझते हैं pH क्या है। pH क्या है? इज द नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब ये असल में
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, एक सिंपल फॉर्म में, कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन था, HCl था, HCl किस में टूट गया, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और एग्जामिनर ने क्या कह दिया, इसकी pH है जी 6 pH का सॉल्यूशन है। अब उसने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो दी नहीं, आप चाहते तो आप pH से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल लें और फिर इसका सेल पोटेंशियल निकाल लें। तो क्या करते हैं, पहले इसकी हाफ इक्वेशन लिखते हैं, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ H2, लिखते हैं भाई ऐसे, यही होगा। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये ले रहे हैं हम लोग 1 एटमॉस्फेयर पे, तो E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस 2.303 RT by what is the value of N, number of electron is equal to 1F log of concentration of hydrogen की power 1/2 divided by the hydrogen ion, यही होगा। हाइड्रोजन कितना ले रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, गैस है, तो जनरली गैस की कंसंट्रेशन ना रिप्रेजेंट करके प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर, तो यूनिटी ले लें, 1 ले लें इसको, तो ये 1 ले लिया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया भाई, E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और ले लेते हैं, अगर मान लो इफ T इज इक्वल टू टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 0.059, लिख दूं क्या, यही लिख देता हूं, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन ही थी, मैं ऊपर बता चुका हूं, 0.059 1/1, तो 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। E ऑफ H पॉजिटिव बाई H2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन को ऊपर ले जाते हैं भाई -1 को आगे ले आओ, तो प्लस 0.0591 इंटू लॉग ऑफ H पॉजिटिव, दिस इज E ऑफ H पॉजिटिव टू H2। ठीक है, अब pH किसके बराबर था, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, दोनों तरफ नेगेटिव साइन ले लो तो ये पॉजिटिव, तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव किसके बराबर है, -pH, तो प्लस 0.0591 pH माइनस pH, तो माइनस लगा दे साइन आगे, H पॉजिटिव टू H2, सो दिस इज द रिलेशन। लॉग ऑफ H पॉजिटिव किसके बराबर है, -pH, तो -pH मैंने लगा दिया, सो दिस इज द रिलेशन। तो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन टर्म्स ऑफ pH। pH की टर्म में आ गई। अब बताओ तो इसकी कितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आ जाएगी, अगर मुझे pH दे रखी हो तो 6 से गुना कर दो, आ गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। आया समझ में? तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का नर्स्ट इक्वेशन, बहुत सिंपल इक्वेशन है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है, दो चीजें करनी है, एक तो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होना चाहिए, दूसरा हर एक इलेक्ट्रोड को रिडक्शन आप में कन्वर्ट करो और फिर प्रोडक्ट ऊपर नीचे रिएक्टेंट। ये जरूर देख लो कि कोई सॉलिड ना हो, प्योर लिक्विड ना हो, और गैस हो तो उसका प्रेशर 1 ना हो, अदरवाइज आप लोग सारी वो वैल्यूज रख सकते हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स उनकी पावर पे ले जा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन इज ओके ओवर, लेकिन इसको यूज भी करते हैं, तो दो चीजें और बता रहा हूं, काफी इंटरेस्टिंग है, और वो है क्या, सबसे पहले है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं खुद लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बट आप लोगों को नहीं पता है, तो चलो मैं यहां पे लिख ही देता हूं, सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले ही सोच लिया होगा कि सर हाँ वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आपने लिखा था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही था, Kc।
ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स में लेना है। तो भाई बच्चों पहले तो समझो कि जो अब तक जो रिएक्शन थी वो थी रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ था, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो रहा था। अब देखें एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते हैं। ओके, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ क्या है, पहले तो सेल देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझने का तरीका जरूरी है। ये मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वही सेम जिंक वाली ले लेते हैं क्योंकि सबसे कॉमनली वही पढ़ रहे हैं, बार बार वही पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये वही लोड लगा दिया है और ये साल्ट ब्रिज लगा दिया। चलो इस बार ना यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, बल्ब लगा दो, ठीक है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो साल्ट ब्रिज हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है। तो क्या रिएक्शन हो रही है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, द फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, द फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। आप लोग ये चेंजेस ऑब्जर्व करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, क्या क्या है। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू रिडक्शन हाफ सेल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझें सभी बच्चे ध्यान से, जिंक से ये जिंक सल्फेट, यहां पे कॉपर से कॉपर सल्फेट, ठीक है, हो रहा है। अब क्या हो रही है रिएक्शन चेक करते हैं, यहां पे जिंक से जिंक आयन बना, जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे यहां पे जिंक आयन इकट्ठा होने लग गया, ठीक है, जिंक आयन। तो मैं लिख रहा हूं ड्यू टू ऑक्सीडेशन द metal ions get accumulated in oxidation half cell। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मेटल आयंस एक्यूमुलेट हो गए हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट में क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर, तो यहां पर क्या इकट्ठे हो गए थे, सल्फेट आयंस, ठीक है, ये सल्फेट आयंस हो गए। मैं ये भी बात लिख दूं। थर्ड इज, मैं ये ग्राफ तभी बता पाऊंगा जब आप लोगों को ये बातें समझ में आ जाएंगी। तीसरा क्या हुआ है, ड्यू टू रिडक्शन anions of salt get accumulated किस में accumulate हो गए, in reduction half cell। रिडक्शन हाफ सेल के अंदर क्या चीज, सल्फेट आयंस accumulate हो गए। लेकिन अब असल मुद्दे पे आते हैं। अब क्या किया है, साल्ट ब्रिज carries these anions, इन anions को वो क्या करता है, यहां से कहां पे ले जाता है, यहां पे ले जाता है, carries these anions from reduction half cell to oxidation half cell and hence help in किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशंस को न्यूट्रल बना देगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है भाई, होगी बात सही, समझ गए। पर इसकी वजह से हुआ क्या, सल्फेट आयंस यहां से चले गए, कॉपर आयन यहां पे डिपॉजिट हो गया, तो यहां पर किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, बताओ, बोलो भाई, सोच के बताओ। यहां पर जो कॉपर तो इस पे डिपॉजिट हो गया, सल्फेट यहां से यहां चले गए, तो कॉपर सल्फेट कम नहीं हो गया। मान लो यहां पे 1 मोल था 1 लीटर के अंदर, हम ऐसे मान लेते हैं, तो क्या होगा, थोड़ी सी देर के बाद जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी तो क्या होगा, थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा, यहां से आयंस इधर चले जाएंगे, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो 5th पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू such process the concentration
concentration of reduction half cell decreases कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अगर तो कंसंट्रेशन कम होगी, इसका साफ मतलब है क्या होगा, कंसंट्रेशन कम तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होनी शुरू हो जाएगी। मैं बताता हूं कैसे होगी, अभी लिखते हैं एक इक्वेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन हाफ सेल डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल इंक्रीजेस, ठीक है। अब समझे भाई बच्चों, बहुत समझना, डायरेक्ट लिखना एक अलग चीज है और समझना एक अलग चीज है। मान लो कि कॉपर की बात करें तो कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू देखो, Cu2 पॉजिटिव Cu, E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस 2.303 RT बाय 2F log ऑफ 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, यही होगा। इसको ऊपर ले जाओ तो Cu2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन। अब बताओ अगर ये कंसेंट्रेशन कम होगी, इस सॉल्यूशन में कंसेंट्रेशन कम हो रही है ना, क्योंकि ये तो इस पे जमा हो गया और सल्फेट यहां से यहां चला गया, और यहां पर जो जिंक आयन बने थे इस इलेक्ट्रोड से आए थे, उन्होंने क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। तो इसमें तो कंसेंट्रेशन बढ़ने लगी और इसमें कंसेंट्रेशन कम होने लगी। तो अगर कंसेंट्रेशन कम होगी कॉपर आयन की, इसका मतलब ई ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कम होगी कि घटेगी, पॉजिटिव साइन के साथ है और ऊपर है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। समझ गए होगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं एस 6 पॉइंट में लिख रहा हूं एस ए कंसंट्रेशन is directly related to electrode potential, hence ये डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड है, इनवर्सली नहीं है। पोटेंशियल hence as the concentration decreases क्या होगा, सेल पोटेंशियल डिक्रीजेस, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसे ही डिक्रीज होने लग जाता है भाई, डिक्रीजेस। क्लियर। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो अब ग्राफ बना रहा हूं एंड वाइस वर्सा भी लिख दूं, उल्टा भी होगा, वाइस वर्सा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो यहां पर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन का पाथ बता रहा है, प्रोग्रेस इस डायरेक्शन में हो रही है। तो ये रिडक्शन ऑफ सेल है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता जा रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो दिस इज द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप लोग रिडक्शन ऑफ सेल लिख सकते हो। ओके, इट वुड बी बेटर टू राइट रिडक्शन ऑफ सेल। और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एट अ सर्टेन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल becomes equal to इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका भाई, ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बराबर हो जाता है दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों का बराबर हो गया। यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दोनों का बराबर हो गया। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एट, लिख देता हूं, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट बताता है।
रिवर्सिबल थी, रिवर्स हो सकती थी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वही बैकवर्ड भी हो सकती थी। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या नहीं हुई थी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आई थी। इक्विलिब्रियम स्टेट कब आई, जब रिडक्शन ऑफ सेल मतलब ई ऑफ कैथोड इज इक्वल टू ई ऑफ एनोड। याद होगा, जब हमारा अपोजिंग पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के बराबर हो जाए तो उसी को तो क्या बोलते थे हम लोग, कि वो अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया, नो नेट करंट फ्लोस। ठीक है, तो ये बराबर हो चुका है। तो अब क्या आएगा, यहां से हम लोग देखें, ई ऑफ सेल किसके बराबर होता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। एंड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या हो रहा है, ई ऑफ कैथोड इज इक्वल टू ई ऑफ एनोड, ई ऑफ कैथोड इज इक्वल टू ई ऑफ एनोड। तो कैथोड एनोड के बराबर है तो घटेगा तो क्या वैल्यू आएगी, 0। सो E of cell is equal to 0 at equilibrium state, equilibrium state। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख लें, यही इंपॉर्टेंट है, यही कंसेप्ट, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो याद रहे, E नॉट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे ई नॉट ऑफ सेल 0 नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कंसेंट्रेशन आपको 1 मोलर ही मेंटेन रखनी है, आप उसको चेंज घटा बढ़ा नहीं सकते हो। वो कब घटे बढ़ेगी, जब आप सेल पोटेंशियल निकालते हो। बट ओनली ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम स्टेट। और आपको पता है डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, यही है, ई ऑफ सेल 0 है, तो डेल्टा जी भी क्या है, 0 है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता ही है, पता ही होगा, डेल्टा जी 0 होता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, डेल्टा जी नेगेटिव होता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और डेल्टा जी पॉजिटिव होता है फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अब नर्स्ट इक्वेशन की बात करें, पहले तो एक मान लें, लेट वी हैव अ रिवर्सिबल सेल, एक रिवर्सिबल सेल ले लें, रिवर्सिबल रिएक्शन ले ली, ए ऑफ ए रिएक्ट विद बी ऑफ बी, ठीक है, सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। ठीक है, तो ई ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल। याद रहे ये रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम नहीं आया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट तो तब आएगा जब, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जब राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। माइनस 2.303 RT बाय NF log ऑफ C रेज टू द पावर C, D रेज टू द पावर D, A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B एट इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम दिस K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो रेशियो है C रेज टू द पावर C, D रेज टू द पावर D, A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्विंग कंसंट्रेशन टर्म। KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्विंग क्या चीज, पार्शियल प्रेशर टर्म्स। ओके, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप लोग चाहें तो C लिखें, ना तो ना भी लिखें, मर्जी है, मैं KC ही लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ KC। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या लिख दें, तो ये हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे E ऑफ सेल किसके बराबर है, अभी देखा हमने 0, तो ये 0 हो गया, E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय NF। अब log ऑफ क्या लिख सकते हो, इसको KC लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इधर ले आओ, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2.303 RT बाय NF log of KC, this is log of KC। So this is the relation between the cell potential, मैंने वहां भी बोला था this is the standard cell potential, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है जो किससे रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है। क्लियर है, होपफुली इसमें कुछ बात ही नहीं थी, तो ये आ गया होगा। अब इसको इधर ले आओ, एक और रिलेशन आ जाएगा, ये क्लियर हो गया ना।
इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि आप लोगों को मुश्किल आएगी, बट होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलो चेक करते हैं भाई, इसको इधर ले आओ। NF E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log ऑफ KC। जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ये CSIR नेट एग्जाम्स में, केमिस्ट्री के CSIR के नेट एग्जाम्स में आ चुका है ये रिलेशन, कि कौन सी वैल्यू जीरो होती है। ई नॉट ऑफ सेल जीरो होती है क्या इक्विलिब्रियम पे? तो नहीं, इट इज ई सेल ऑफ जीरो। डेल्टा जी जीरो होती है या डेल्टा जी नॉट? तो इट इज डेल्टा जी विच इज इक्वल टू जीरो। तो NF E नॉट ऑफ सेल, एंड यू नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, यही होता है। तो इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, माइनस डेल्टा जी नॉट 2.303 RT log ऑफ KC, यही हो जाएगा। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और भी इससे अगर आप लोग चाहें तो किसी भी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। मैं देखो इसको ऐसे लिखता हूँ, log ऑफ KC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट बाय 2.303 RT लिख सकता हूँ। एंटी लॉग ले दो, एंटी लॉग लोगे तो KC ये किसकी पावर चला जाएगा, इसका बेस 10 है, तो ये 10 रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय 2.303 RT। सो दिस इज द वैल्यू। कोई और कुछ तो नहीं बचा ना? कुछ नहीं बचा। तो ये वैल्यूज हैं, तो KC की वैल्यू आ जाएगी। कई बार यही एक्सप्रेशन आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज गए तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा है। तो दिस इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये रिलेशन है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अब कुछ बातें नोट में जो कि मैंने पिछली बार न्यूमेरिकल्स में भी किया था और अब फिर से भी बता रहा हूं, तो आप लोग याद रहे जो रिलेशन है नोट में लिखना है। अभी आपने दो चीजें नोट में ही बता देता हूं। ओके, एज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, मैं बता चुका हूं, ये वर्क डन है। याद क्या रखना है कि E नॉट ऑफ सेल इज एन, या सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल जो है वो क्या है, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ amount, it depends on the nature of electrolyte। ये E नॉट ऑफ सेल के आपने 1 मोलर लिया, 2 मोलर लिया, 3 मोलर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डेल्टा जी नॉट जो है इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये किस पे डिपेंड करती है, ये अमाउंट पे डिपेंड करेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं या क्या हुआ है। इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं समझाता हूं आप लोगों को। जैसे कि अगर मेरे पास ये जिंक आयन +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक और इसकी E नॉट ऑफ सेल वैल्यू है, कोई भी सिंपल सेल पोटेंशियल भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं स्टैंडर्ड E हो। E नॉट ऑफ सेल की बजाय सिंपली E ऑफ सेल भी हो सकती है, और ये वैल्यू है -0.76 वोल्ट। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया तो 4 हो गए, तो अमाउंट बदल गई ना। अब अमाउंट बदल गई तो क्या ये बदल जाएगा क्या? दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट। पर अगर मैं डेल्टा जी नॉट की बात करूं तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है, इज इक्वल टू -2 इंटू F इंटू -0.76 वोल्ट। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन के लिए लिखूं, तो इसके लिए आई 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये डेल्टा जी नॉट वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और यहां पर मैंने कर दिया 2 जिंक, 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 जिंक। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इट विल बी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू +4 इंटू F इंटू 0.76 वोल्ट। ये तो क्या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी फैक्टर से, तो वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ किसको कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ, ये सेल लिख दिया, गलत लिख दिया, दिस इज ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात चल रही थी। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं, E नॉट ऑफ सेल तो मैंने लिख दिया, आप सिंपली E नॉट ही लिख दें। ठीक है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात कर लें, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल भी लिख सकते हैं,
तो -0.76 वोल्ट है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे डेल्टा जी नॉट। जैसे 4 से किया तो 4 से भी हो गया, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कभी नहीं बदलती, याद रहेगा। तो जब भी किसी से मल्टीप्लाई करो, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। यहां पर अमाउंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एक बात आ गई समझ में? तो ये बात हमेशा याद रखनी है, ये नोट में मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि न्यूमेरिकल हालांकि मैं बता चुका हूं, इसलिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इतना नहीं आता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तो देख ली, जब जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से, पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस किसी और वजह से भी हो सकता है क्या? तो क्या है? द सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF is produced due to difference in किसके डिफरेंस की वजह से? डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से अगर EMF प्रोड्यूस हो तो उसको बोलते हैं आर कंसंट्रेशन सेल्स। वो होती हैं कंसंट्रेशन सेल्स जिनमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन, जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं देखना है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए कि नहीं दिए, इनके अंदर सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले एक बार टाइप्स भी बता दूं तो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स, और अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। सो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की हैं भाई, 2 टाइप्स। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही पार्ट है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, मैं इसलिए बता रहा हूं। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो BSc का मेरा वीडियो है जो कि कंसंट्रेशन सेल्स के ऊपर है, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सेल्स के ऊपर है, बट वो एक वीडियो नहीं, कई सारे वीडियोस हैं। आप लोग अगर डीप में पढ़ना चाहें तो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स, मैं वो वाला लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफर है, क्या किया कि आपने इलेक्ट्रोड डाला, अब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं बताता हूं। ये पहले इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स क्या हैं? द सेल्स इन विच EMF is produced due to difference in concentration of electrode immersed in same electrolytic solutions। सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के अंदर जब इलेक्ट्रोड को डिफर करो और तब EMF जनरेट हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। समझ आ लूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये किससे बना होता है? कर्नल्स इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही ये बना हुआ है। कर्नल्स इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कर्नल्स, इलेक्ट्रॉन्स कर्नल, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कर्नल, इलेक्ट्रॉन्स। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ही मेटल को ले लें या अलग अलग मेटलिक इलेक्ट्रोड ले लें, एक इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन ज़्यादा दिख रही है, डेंसिटी ज़्यादा है, और एक में डेंसिटी कम है। इसका साफ मतलब है कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। एक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है और एक की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है।
तो क्या जनरेट हो सकता है, दोनों में ईएमएफ जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। दीज आर नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। तो दूसरा आता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स, यही ज्यादा पढ़ाई जाती है। तो द सेल्स इन विच ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। तो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लोग मेरी उन वीडियोस में चेक कर सकते हो। ठीक है, मिटा देते हैं कुछ नहीं। ओके, लेट वी आर हैविंग दिस सेल, ये सेल ले ली है और इसमें मैंने इमर्स कर दिया। अच्छा, इसमें बहुत सारी और टाइप है, फर्दर टाइप है, जहां पर आयंस का ट्रांसफर होगा, कहीं पे आयंस का ट्रांसफर नहीं होगा। तो मैं यहां पर एक बहुत सिंपल सी सेल ले रहा हूं विद ट्रांसपेरेंस, जो जिसमें आयंस का ट्रांसफर हो सकता है। तो ये मैंने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोड लिए, कोई अलग कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, ये ले लिया जी, और ये दूसरा ये ले लिया, ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो अब इलेक्ट्रोड में तो डिफरेंस आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं जो सिर्फ कैटायंस को अलाउ करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, वही सेम फिर लोड लगा दें, आपको साल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से वही सेम हाइड्रोजन पास करनी है, यहां से भी हाइड्रोजन वही सेम है, 1 एटमॉस्फेयर पे पास कर दो। ठीक है, तो ये प्लेटिनम है, सेम है, सब कुछ सेम। दिस इज C1 कंसंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन है और ये C2 कंसंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है मेरे पास राइट हैंड साइड में है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल है और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ठीक है, अब अगर इसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सेल पोटेंशियल जनरेट होगा या फिर ईएमएफ जनरेट होगा, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से पता चल जाएगा ना, वोल्टमीटर से पता चल जाएगा ना। तो वोल्टमीटर से हमने इसको पता कर लिया। तो अगर तो ईएमएफ जनरेट हुआ है तो वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हुआ है, ना कि मेटल के इलेक्ट्रोड की वजह से, कि एक तरफ हमने एक मेटल लिया, एक तरफ दूसरा। तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जनरेट हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया, कंसंट्रेशन सेल्स। सो दीज आर दी कंसंट्रेशन सेल्स। अब ये कैसे हैं, तो लेट अस सी। तो कैसे हैं, पहले तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। प्लेटिनम ले लिया, दिस इज हाइड्रोजन, और ये H पॉजिटिव HCl है, कंसंट्रेशन है C1। यहाँ पर ये रिडक्शन हाफ सेल H पॉजिटिव C2, और ये हाइड्रोजन और ये है प्लेटिनम। याद रहे हाइड्रोजन भी 1 एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर भी ये 1 एटमॉस्फेयर है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड है। अब बीच में साल्ट ब्रिज तो है नहीं, मेम्ब्रेन लगाई है, तो ये मेम्ब्रेन के लिए यू विल यूज द डॉटेड लाइन। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। अब लिखते हैं इस सेल की कैसे ईएमएफ डिपेंड करेगा। तो ई ऑफ सेल, पहले तो ई ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल ले लो। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या, H2 से हाफ ऑफ H पॉजिटिव, सॉरी हाफ ऑफ H2 प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझे इस पे नास्ट इक्वेशन लगानी है तो H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ H2, ऐसे लिखना पड़ेगा। हमेशा रिडक्शन हाफ में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना भाई। E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस RT बाय 1F नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय H पॉजिटिव। हाइड्रोजन तो कितना ले लेंगे, 1 एटमॉस्फेयर है ना, तो लिखा हुआ ऊपर, तो ये ले लिया। व्हाट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल, E नॉट ऑफ H पॉजिटिव कितनी है, 0। भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, 0। तो E ऑफ H पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पर एनोड लिख दूं क्या, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, E ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ, इसको ऊपर ले जाओ, H पॉजिटिव की पावर -1, इसको आगे ले आओ, प्लस हो जाएगा, हो गया। H पॉजिटिव बताओ एनोड पे कितनी कंसंट्रेशन थी H पॉजिटिव की, दिस इज AC1, दिस इज C1। कैथोड ले ले भाई, रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे। रिडक्शन हाफ सेल में तो रिडक्शन हाफ ही रिएक्शन जाएगी, हाफ ऑफ H2, ठीक है। तो इसकी नास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा, H2 बाय दिस वन, तो 1 बाय H पॉजिटिव। व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज 0। तो E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू, उसको ऊपर ले जाते हैं भाई,
तो RT by F natural log of H positive. What is the concentration of H positive in reduction half reaction? तो it is C2. तो C2 लिख देते हैं. C2. What is it? रिडक्शन ऑफ सेल है तो कैथोड. तो क्या लिखेंगे? E ऑफ सेल किसके बराबर हो गया? E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड. यही होगा. कैथोड कितना है? क्या आया था कैथोड? कैथोड इज RT by F natural log of C2 minus RT by F नेचुरल लॉग ऑफ C1. यही हो जाएगा. तो क्या इक्वेशन बन गई? RT by F नेचुरल लॉग ऑफ C2 by C1. सो दिस इज E ऑफ सेल. सेल पोटेंशियल आ गया अब हमारा इस केस में, जो कंसंट्रेशन सेल्स थी. तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2.303 RT by F log ऑफ C2 by C1. जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो सिर्फ यहाँ पे n लिखना है और कुछ नहीं. ठीक है, मैं जनरल नहीं लिख रहा, मैं सिंपल बता रहा हूँ. अब बताओ, अब C2 और C1 दो इक्वेशन है. C2 और C1 दो कंसंट्रेशन है. अगर C2 इज ग्रेटर देन C1, क्या मतलब है इस बात का? कि जो रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल, ये रही रिडक्शन हाफ सेल की कंसंट्रेशन C2, अगर ये ज्यादा है तो ही तो E ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा. E ऑफ सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव ओनली व्हेन C2 इज ग्रेटर देन C1. जब C2 ज्यादा होगा, मतलब रिडक्शन ऑफ सेल की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो ही E ऑफ सेल क्या आएगा? पॉजिटिव. अगर E ऑफ सेल पॉजिटिव आया तो ही तो डेल्टा G क्या होगा? नेगेटिव. पर डेल्टा G किसके बराबर है? माइनस NF E ऑफ सेल. यही है. अगर E ऑफ सेल आया पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ही ये स्पॉन्टेनियस होगी. तो फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, रिडक्शन हाफ सेल की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल की कंसंट्रेशन से. सिंपल आ गया समझ में? कुछ है नहीं इसमें और बताने जैसा कुछ है नहीं. सो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्लेन. और बताएं तो इसमें नेट रिएक्शन अब कैसे कहो कि ये कंसंट्रेशन सेल है. तो क्या करते हैं, ये तो थी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये वन इक्वेशन मान लो, और ये थी रिडक्शन हाफ सेल. दोनों को जोड़ दो, 1+2 करो एक बार. ठीक है, एक बार मैं जल्दी से कर देता हूं यार, क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो चुकी है. जोड़ दे 1+2, 1+2 कर दे. 1+2 करो तो हाफ ऑफ H2 जोड़ दें. ये हाफ ऑफ H2 से हाफ ऑफ H2 कैंसिल हो गया. ये H पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन थी, कितनी थी? C1, और इसकी कंसंट्रेशन थी C2. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल. तो क्या बना तुम्हारी 1+2 करने पे? H पॉजिटिव C2 से H पॉजिटिव C1. आ गया होगा समझ में? तो यहाँ पर EMF किस वजह से जनरेट हो रहा है? देखो, बाहर की तरफ तो वही हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स ही चल रहे होंगे. भाई ऑक्सीडेशन हाफ सेल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन जो साल्ट ब्रिज के अक्रॉस क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ पे आयंस चल रहे हैं. तो दिस इज विद ट्रांसफेरेंस. तो ये इतना सिंपल नहीं है. यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनता है, तो वो इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं. उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट नंबर भी आना चाहिए, तो अब वो भी हम लोगों का इस सेशन में पढ़ना ही नहीं है. ठीक है, इस सेशन में मतलब 12th क्लास तक के लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी. होपफुली क्लियर हो गया होगा. तो मैं एक बार आपको सारा कंक्लूड कर दूं ताकि आज का वीडियो लेक्चर खत्म हो. भाई जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका लाइव लेक्चर, जिसमें मैं नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा. तो क्या है नर्स्ट इक्वेशन हमने बताया था. तो नर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं? तो दिस इज E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय मेटल आयन. ठीक है, क्लियर. और अगर सेल पोटेंशियल हो तो E0 ऑफ सेल माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ, ऊपर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बाय दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसका क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. गुणा कर देना जितने भी हो. ठीक है, याद रहे सिर्फ वही लेना जो कि एक्वेटेड हो, जो कि हाइड्रेटेड हो, बाकी कोई नहीं लेना. अगर टेम्परेचर हो 298 केल्विन तो E ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा? E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय N इंटू लॉग ऑफ वही सेम प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये वैल्यू आ जाएगी.
ठीक है, डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है, ठीक है, यही होगा। और ये किसके बराबर है, माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी, ये वैल्यू है। बस ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये रिलेशन, बस इतना ही पढ़ाया मैंने आज आपको, ठीक है। बस ये 2-3 इक्वेशंस याद रखनी और होपफुली याद करवा दी मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैं गारंटी देता हूं आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस भी करते रहना और इस वीडियो को आज के आज ही देखो, होपफुली कल ही लाइव स्ट्रीम पे आएंगे। सो बाय।